अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। पिछले लेसन्स में हमने सारी रीडिंग से मटेरियल सारा डिस्कशन की थी, सारे टॉपिक्स को क्लियर किया था। आज का जो हमारा लेसन है वो आगे से इसकी कंटिन्यू हो रहा है। राइटिंग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज के सारे लेसन्स में। आई होप कि आपको समझ आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो लेसन नंबर 27 है राइटिंग से रिलेटेड। इसमें हमने क्या देखना है, राइटिंग को हम अपने अफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, सेंटेंसेस जो हम उसमें यूज़ करते हैं, जो पैराग्राफ्स लिखते हैं, जो ऐसे लिखते हैं, जो समरीज़ लिखते हैं, उसको हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो इस लेसन में हमने प्रोनाउंस को देखना है, उसके एग्रीमेंट को देखना है, तो रेफरेंस को देखना है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वन बाय वन। प्रोनाउंस कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो प्रोनाउन होगा। और नाउन कहते हैं रिप्रेजेंट करना किसी नेम को, प्लेस को, थिंग को, ये नाउन होता है। तो नाउन की रिप्लेसमेंट करना वो प्रोनाउन है। जैसे मैंने आपको बताया ही, शी, इट, तो ये होगा प्रोनाउन एंड नाउन। मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई हैं, सिर्फ अभी बेसिक सी डेफिनेशन दी है, डीपली नहीं बताया। आगे हमने पढ़ना है प्रोनाउंस की एग्रीमेंट, रेफरेंस, पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रोनाउन एग्रीमेंट किसको कहते हैं वो हम देखते हैं। प्रोनाउन एग्रीमेंट असल में प्रोनाउन नाउन एग्रीमेंट है, इसका फुल नेम। क्योंकि नाउन होगा तो हम उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ अलीना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी लाइक्स एप्पल या मैंगो। पहले हमने नाउन यूज़ किया था, फिर नाउन को हमने सेकंड लाइन में हमने चेंज करके, रिप्लेस करके उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दिया है। ये प्रोनाउन नाउन एग्रीमेंट है। उसके बाद है प्रोनाउन रेफरेंस। प्रोनाउन रेफरेंस कहते हैं अगेन वही बात का, प्रोनाउन शुड बी अकॉर्डिंग टू इट्स नाउन। अगर नाउन होगा तो हम उसके प्रोनाउन उसमें ऐड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं कि हम ऑपोजिट कुछ भी करी जा रहे हैं। अगर सिंगुलर नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन नहीं आ सकता, अगर प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर नहीं आ सकता। तो इस तरह से ही हमने करना है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही प्रोनाउन आएगा। तो इसका ध्यान रखना है, इसका रेफरेंस का ध्यान रखना है। इसी तरह से सिंगुलर प्लूरल की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसी तरह मैस्कुलिन फेमिनिन की भी है। तो हमने इसको ध्यान में रखना है। अगर नाउन जो जिस तरह का नाउन होगा, नेम है, प्लेस है, थिंग है। तो आगे हम नीचे देखते हैं, ये प्रैक्टिसेस आपको दी हुई हैं, आप इसको पढ़ लेना, आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। अब प्रोनाउंस जो होते हैं वो 3 तरीके के उन्होंने बताया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन किस में कहते हैं प्रोनाउन को। फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है, जो बात करने वाला बंदा होता है, जैसे आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जा रही है, फॉर एग्जांपल यू, ये एक ही बंदा होगा जिससे बात की जा रही है, ठीक है, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यू ही लगेगा उसके साथ। थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन में आएगा। और इसमें आगे उन्होंने बताया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं कोई ख़ास पर्सन, कोई ख़ास प्लेस के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है, प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब हमारे पास है लेसन नंबर 28, वर्ड चॉइस। वर्ड चॉइस में हमारे पास इसके 2 पार्ट्स हैं इस लेसन में। एक तो ये है कि वर्ड्स को सही तरह से चॉइस करना है, उनका इस्तेमाल सही तरह से देखना है, कि हम एक्सप्रेशंस देखने हैं, उसकी टोन देखनी है, कि पोलाइटली अगर कोई बात हो रही है तो उसको पोलाइटली वे में ही डिस्क्राइब करना है। एक मिस्टेकन वर्ड्स को देखना है। उन्होंने यहाँ पे होमोनिम्स का नेम यहाँ पे लिखा है। होमोनिम्स कहते हैं वो वर्ड्स जो प्रोनाउंस तो सेम तरीके से होते हैं, सेम वे से होते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, उसका मीनिंग भी ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। इस तरह के बहुत से लफ्ज़ हैं इंग्लिश में जो सेम प्रोनाउंस तो होते हैं लेकिन उसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, उसके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। तो होमोनिम्स को उन्होंने यहाँ पे कहा है कि होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स हैं जो मिस्टेक करते हैं वर्ड्स, कि हमने प्रोनाउंस तो सेम तरीके से किया है वो वर्ड, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट है और उसके स्पेलिंग भी ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब इस पूरे लेसन में हमने वर्ड चॉइस को देखना है, कौन से वर्ड कहाँ पे यूज़ करने हैं,
राइट वे में यूज़ करने हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, जैसे होमोनिम्स में हम कर देते हैं। और जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो डेली बेसिस पे इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपकी बुक में इस्तेमाल किए जाते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। लिटरेचर में मोस्टली लोग जो होते हैं वो और तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी डेली कन्वर्सेशन में वो वर्ड्स डिफरेंट तरीके से बोले जाते हैं, डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड हमारे लिए सूटेबल है, कौन सा वर्ड हमारे लिए सूटेबल नहीं है। जो वर्ड्स हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स हम बुक्स में देखते हैं, वो टोटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जो चीज़ें हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी टीचर्स के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने ब्रदर के साथ बोलते हैं, वो हर लफ्ज़, हर सेंटेंस डिफरेंट होता है। हमारा वे ऑफ कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन डिफरेंट होता है। हर किसी के साथ हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। ये नहीं कि जैसे हम मदर के साथ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वैसे ही हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करेंगे। हम टोटली फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है जार्गन। जार्गन कहते हैं एक डिफरेंट मीनिंग, जिसका अपना एक मीनिंग होता है। जैसे अगर हम लिटरेचर स्टूडेंट्स के बात करें तो लिटरेचर का अपना जार्गन होगा। अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका अपना अलग जार्गन होगा। तो हर किसी का एक अपना जार्गन होता है जो वो अपनी राइटिंग में यूज़ करता है, अपनी लैंग्वेज में यूज़ करता है। जार्गन एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज है जो सिर्फ़ आपकी कम्युनिटी के लोगों को पता होगी। अगर लिटरेचर से के स्टूडेंट्स हैं तो उनको वो लैंग्वेज पता होगी, वो सीक्रेट चीज़ उनको पता होगी। और जो कंप्यूटर से रिलेटेड है इसी तरह उनको भी पता होगी। तो हर किसी का अपना जार्गन होता है जो उन्होंने बनाया होता है। हर किसी ने अपने लिए ये जार्गन वर्ड्स बनाए होते हैं सेंटेंसेस को समझने के लिए, ख़ुद को समझाने के लिए, कि अगले को पता ना चले कि हमारा ये सेंटेंस का ये मतलब। जिससे राइटर्स जार्गन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कि अगले को इनडायरेक्ट बात कन्वे करने की कोशिश करते हैं। जो अगर इसी तरह और भी राइटर्स की हम देखें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वो हमें इनडायरेक्टली आयरनी यूज़ करेगा, कुछ ऐसे रिटोरिकल डिवाइसेस यूज़ करेगा जो हमें इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा जो हमें समझ में नहीं आएगी। तो दैट इज़ द जार्गन। अब समटाइम्स क्या होता है कि हमने सेंटेंस जो होता है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, लेकिन आपने वर्ड को सही तरह से चूज़ नहीं किया होता, आपको नहीं पता होता कि आपने क्या, अगेन वही बात कि हाँ होमोनिम्स आपने रॉन्ग इस्तेमाल किए होते हैं। को ये समझ में नहीं आता, अगर स्पेलिंग सेम है, अगर प्रोनाउंसिएशन सेम है तो इसका मतलब ही सेम होगा, ऐसा नहीं है। उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, उसके स्पेलिंग डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पे उन्होंने 3 एनिमीज़ ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन बताए हैं, एक स्लैंग, एक क्लिशेस एंड एक वर्डीनेस। तो स्लैंग कहते हैं फ़नी एक्सप्रेशंस को, ऐसे वर्ड्स जो फ़नी वे में बताए जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ इनफॉर्मली कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ फ़नी जोक्स कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को स्लैंग कहते हैं। अब क्लिशेस कहते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं क्लिशेस, और पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। मतलब ये कि एक राइटर है, उसने बहुत ज़्यादा एक वर्ड को यूज़ किया होता है, बार बार वही वर्ड को रिपीट किया होता है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो वर्ड सुन सुन के, वो देख देख के, पढ़ पढ़ के वो बोर हो जाता है उस वर्ड से। तो गुड राइटर जो होता है वो अवॉइड करता है इस तरह की राइटिंग को, और वो डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करता है अपनी राइटिंग में। अगर एक सेंटेंस में उसने वो वर्ड लिख दिया है तो वो एंड पे या मिड में वो वर्ड दोबारा यूज़ नहीं करेगा, जिसकी वजह से अगला इंसान भी बोर नहीं होगा। वर्डीनेस कहते हैं कि सम राइटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर देते हैं। जैसे आप लिटरेचर में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर देते हैं राइटर, हमें मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसकी वजह से क्या होता है कि रीडर जो होता है उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि रीडर चाहता है, एक पर्सन चाहता है कि उसे एक ब्रीफ सी समरी मिले, एक ब्रीफ को एक क्लियरली मीनिंग कन्वे करने वाली चीज़ मिले, जिसकी वजह से जिसको वो पढ़े उसको डिफ़िकल्ट ना लगे, वो उसका मीनिंग खुद ही समझ ले, उसको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि राइटर जो है, जो लिखने वाला है, उसकी बात का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे कुछ वर्डी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ। अब राइटर क्या करता है, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ कर देता है, तो क्या अगला जो होता है, जो रीडर होता है, उसको समझ में नहीं आता। बजाय इसके कि वो एक सिंगल वर्ड लिखते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ,
कि बजाय वो एक मैनी लिख दे, तो उसकी वजह से भी उसका जो काम है वो आसान हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा, और अगले को भी, रीडर को भी वो बात समझ में आ जाएगी कि क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, उसका क्या मतलब है। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं और सिंगल वर्ड्स हैं, इनको आप पढ़ लेना। अब हमारे पास है लेसन नंबर 29, पंक्चुएशन, कोमा एंड अपोस्ट्रोफी। पंक्चुएशन कहते हैं ऐसे साइंस को, ऐसे सिंबल्स को, दो सेंटेंसेस को अलहदा करते हैं, हमें मीनिंग प्रॉपर कन्वे करवाते हैं। तो कोमा जो होता है, आप सबको पता है कि कोमा किस लिए होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोमा। कोमा जो होता है वो एक शॉर्ट पॉज होता है। लाइक अगर हम बोल रहे हैं आई लाइक मैंगोज़, बनानास, स्ट्रॉबेरीज़, तो मैं क्या करूँगी, बीच में एक कोमा लगा दूँगी, एक शॉर्ट पॉज डाल दूँगी कि मुझे मैंगोज़ भी पसंद है, मुझे एप्पल्स भी पसंद है, मुझे स्ट्रॉबेरीज़ भी पसंद है। जो इस चीज़ को कोमे के थ्रू मैं शॉर्ट पोज में कन्वर्ट कर दूँ। कुछ जगह पे कोमा जो होता है वो बहुत ज़्यादा माइंड में रखना चाहिए कि कुछ लोग जो होते हैं कोमा को गलत इस्तेमाल कर देते हैं। उनको नहीं पता होता कि कोमा एग्जैक्ट में कहाँ यूज़ करना है, एग्जैक्टली किधर यूज़ करना है। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हुई हैं कि कोमा कहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे हम कोई एक ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा लोग हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है चिल्ड्रंस, तो हम क्या करेंगे, कोमा छोटा सा ऊपर बना देंगे और एस लगा देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ज़्यादा चिल्ड्रंस हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कोमा रूल्स भी लिखे हुए हैं, बिटवीन आइटम्स इन अ सीरीज़। वही बात की जैसे मैंने कहा है एप्पल्स, मैंगोज़ एंड बनानास, इसके दरमियान में कोमा आएगा। अब है दी अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी कोमा भी वही होता है। अपोस्ट्रोफी कहते हैं जो शो कराती है हमें पोजेशंस, प्लूरल नंबर्स को, और इंडिकेट करवाती है, जो ओमिट कर देते हैं हम। समटाइम्स कोई लेटर्स होते हैं एक या दो, हम उसको ओमिट कर देते हैं, तो हम वो अपोस्ट्रोफी को उसको वहाँ पे यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, अगर आप देखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोमा को कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे उसके रूल्स भी थे, अगर आप पढ़ेंगे। अपोस्ट्रोफी को भी देखना कि वो किधर यूज़ करनी है, उसका सही वे क्या है। मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है कि हम अपोस्ट्रोफी को कहाँ यूज़ करते हैं और कोमा को कहाँ यूज़ करते हैं। अब है हमारे पास लेसन नंबर 30, इफ़ेक्टिव राइटिंग पैराग्राफ्स। अब इसमें हमने क्या देखना है कि हम अपने पैराग्राफ्स को राइट करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, सीरीज़ हैं, स्टेजेस हैं, कौन सी चीज़ों के थ्रू हम अपने पैराग्राफ को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि हम एक पैराग्राफ लिखेंगे तो हमें कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ स्टेजेस होंगी, कुछ ऐसी सीरीज़ होंगी जिसके थ्रू हम अपने पैराग्राफ को लिखेंगे। तो पहला तो ये है कि हमने देख लेना है कि कंटेंट क्या है, टॉपिक क्या है, हम किसके बारे में पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कंटेंट हमने पढ़ना है। उसके बाद अपने माइंड में आइडियाज़ लाने हैं, ऐसे थॉट्स लाने हैं, ऐसी फीलिंग्स लानी है कि हम उस कंटेंट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, हमें क्या क्या मटेरियल उसके बारे में पता है, कितनी नो हाउ है उसके बारे में। तो इंग्लिश जो है वो समटाइम्स मुश्किल भी है और समटाइम्स ईज़ी भी है। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि कौन सी ग्रामर कहाँ पे यूज़ होनी है, कौन सा सेंटेंस किस वे में लिखना है, ताकि अगला जो रीडर है उसको आपकी इंटरेस्टिंग भी लगे राइटिंग, और उसको मज़ा भी आए, उसको इफ़ेक्टिव भी लगे, उसको उसका पर्पस भी मिल जाए, उसके जो भी चीज़ें उसको चाहिए, जो भी चीज़ों की वजह से वो ये रीड कर रहा है, उसको उसके आंसर्स मिल जाएँ। तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि टू मेक अ पॉइंट, पॉइंट बनाना, टू सपोर्ट द पॉइंट। पहली बात तो ये कि आपने अपने माइंड में आइडियाज़ को रख लेना है, थॉट्स रख लेने हैं, आप उस कंटेंट के बारे में कितना जानते हैं। और सेकेंडली ये कि आपने क्या करना है, अपना पॉइंट बना लेना है। सेकंड पे आपने क्या करना है, सपोर्ट करना है उस पॉइंट को। आप एक पैराग्राफ है, जैसे आप ले रहे हैं टीचर, टीचर एक टॉपिक मैंने आपको दे दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने उसके बारे में सोचना है, एक टीचर के बारे में कि मेरी बेस्ट टीचर कौन सी हैं, और उनके सारी क्वालिटीज़ के बारे में, वो कैसे पढ़ाती थी, उनकी नेचर कैसी है, उन वो फ्रेंडली हैं क्या है, मतलब टोटली हर चीज़ जो है आपने टीचर के बारे में सोच लेनी है। एक पॉइंट बना लेना है अपने माइंड में। उसके बाद सपोर्ट, हर सेंटेंस जो होगा वो आपका टीचर को सपोर्ट करेगा। वो पैराग्राफ ये नहीं कि आप टीचर की कंटेंट हमारा टीचर का है, हम बात टीचर की कर रहे हैं, लेकिन हमारा नेक्स्ट या मिड में आके हम अपनी फ्रेंड की बात शुरू कर दी है, या हम अपनी मदर की बात ले आए, या हम
कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात नहीं होगी, आपका पूरा पैराग्राफ टोटली टीचर को सपोर्ट कर रहा होगा, आपका हर पॉइंट सपोर्ट टीचर को कर रहा होगा। थर्ड पे आपने क्या करना है, अरेंजमेंट कर लेनी है मटेरियल की। ये अब तक जो चीज़ें आप कर रहे थे अपने माइंड में कर रहे थे, फिर आपने थर्ड पे अरेंजमेंट कर देनी है मटेरियल की कि फ़र्स्ट लाइन ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी, और सीक्वेंस वाइज हर चीज़ को लेके चलना है। ये नहीं कि एंड वाली बात आप शुरू में कर रहे हो, शुरू वाली बात आप एंड पे कर रहे हो। और फोर्थ पे क्या करना है कि ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करना है जो एरर फ्री हों, जिनमें कोई एरर ना हो। आपको ग्रामेटिक, आपको आपके सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक हों, आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक हो, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ आपका ठीक हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है माय नेबर्स का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल में टीचर का दिया है, तो आप इसके थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एविडेंस। आपने हर वर्ड का एक एविडेंस देना है, एक सबूत देना है कि ये वर्ड जो मैं कह रही हूँ, जो सेंटेंस में बोल रही हूँ, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई भी शक नहीं है। एक है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है जो ब्रेन में हम सोच लेते हैं, आइडियाज़ को, थॉट्स को माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, उसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी पैराग्राफ लिखने से पहले आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेनी है कि हाँ मैं ऐसे करूँगी, स्टेप 1 मेरा ये होगा, स्टेप 2 मेरा ये होगा, स्टेप 3 मेरा ये होगा। बस लेसन नंबर 31, राइटिंग पैराग्राफ। सबसे पहले तो हमने ये कर लिया कि हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली, हमने देख लिया कि माइंड में सोचना है। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ था माय नेबर्स, माय नेबर्स का हमने सोच लिया माय नेबर्स के बारे में हमें कितना पता है, हमारा कंटेंट, हमारे माय नेबर से रिलेटेड जो भी मटेरियल है हमें कितना पता है उसके बारे में, हमने उसको अरेंज कर लिया। तो जो पैराग्राफ के 3 यहाँ पे पार्ट्स बताए हुए हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट्स बताए हुए हैं, एक तो टॉपिक सेंटेंस, एक सपोर्टिंग सेंटेंस एंड अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस तो वो होता है जो स्टार्ट में लिखा जाता है, जो यानी कि इंट्रोडक्शन होता है आपका, एक बेसिक सा आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि आप किसके बारे में बात करने वाले हो। उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस वो होता है जिसमें आप सारा सेंटेंसेस को सपोर्ट कर रहे हो, जो टॉपिक आपका है, जिससे रिलेटेड आपका टॉपिक है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसी के सेंटेंसेस के बारे में बता रहे हो, उसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो। और कंक्लूडिंग सेंटेंस वो होता है जो असल में कंक्लूजन होती है, जो एंड पे आता है आपका। आपने बस 1-2 लाइंस के थ्रू आपने कंक्लूड कर देना होता है, कंक्लूजन दे देनी होती है, बस मेरा अब ये पैराग्राफ एंड हो रहा है। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करने। तो सबसे पहले तो हमने इसमें ये देखना है कि यूनिटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है यूनिटी को। तो यूनिटी का मतलब यही है, पहले लेक्चर में भी आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था यूनिटी एंड कोहेरेंस को। तो इसमें अगेन वही बात है कि यूनिटी एंड कोहेरेंस का हमने ध्यान रखना है। यूनिटी तो यही कि हमने अपने सपोर्ट करना है हर सेंटेंस को, हर सेंटेंस एक दूसरे से रिलेट होगा। ये नहीं कि एक सेंटेंस में हम कोई और बात करें, सेकेंड सेंटेंस में हम कोई और बात करें। तो यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें हर चीज़ क्लियर हो। ये ना हो कि रीडर का माइंड पजल हो जाए, वो शुरू से तो एक ही चीज़ को पढ़ रहा है, लेकिन मिड में आके स्टोरी चेंज हो जाए, उसका माइंड चेंज हो जाए और उसकी अटेंशन भी ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। कोहेरेंस का मतलब ये है कि आपका मीनिंग जो है, आपका सेंटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, ताकि रीडर को अच्छी तरह से समझ में आए उसका मीनिंग, आपकी इन्फॉर्मेशन उसको अच्छी लगे, उसका आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हो, वो अच्छी तरीके से उसको कन्वे कर सको। तो कोहेरेंस ये है। अब यहाँ पे उन्होंने टॉपिक सेंटेंस को डिफ़ाइन किया हुआ है डीपली, जो मैं आपको बता चुकी हूँ टॉपिक सेंटेंस को क्या कहते हैं, और सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया होगा, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। अब है लेसन नंबर 32। अगेन इसमें वही आ गया, यूनिटी, कोहेरेंस, ऑर्गेनाइजेशन। पिछले लेक्चर में उन्होंने पिछले लेसन में उन्होंने थोड़ा सा बस एक डेफिनेशन दी थी यूनिटी की, कोहेरेंस की, ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस लेसन में अगेन उन्होंने थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि यूनिटी कहते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे कि एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिटी के बगैर हम अपना पैराग्राफ इफ़ेक्टिव नहीं बना सकते। तो कोहेरेंस भी मैंने आपको बताया है कि कोहेरेंस आपने किस तरह से यूज़ करनी है, हर पैराग्राफ, हर सेंटेंस आपका किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक लिखा हुआ है लेंथ एंड टाइप।
ऑब्वियस सी बात है कि आपने लेंथ का जो है पता इस तरह से लगाना है कि आपने ऑडियंस के थ्रू अपनी लेंथ का अंदाज़ा लगाना है कि ऑडियंस अगर आपकी थोड़ी है या आपकी किस कैलिबर माइंड की है, किस माइंड की है, अगर वो इतनी लेंथ को जो आप लिख रहे हैं उसको वो पढ़ सकती है, उसको वो समझ सकती है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही करना है। ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही आपने उसकी टाइप देखनी है कि आपकी किस टाइप से आप अपनी राइटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपकी कितनी लेंथ होगी। तो ये सारा डिपेंड करता है लेंथ एंड टाइप ऑडियंस पे। अब है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ऑर्डर की कि हमने अपने क्या कहते हैं, हमने यूनिटी भी देख ली, हमने कोहेरेंस भी देख लिया, उसके बाद ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने हर सेंटेंस को ठीक तरह से अरेंज करना है, मैनेज करना है कि फ़र्स्ट लाइन में ये बात हो रही है, सेकंड पे ये बात हो रही है, क्योंकि हम पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं 3 इसके पार्ट्स के थ्रू। एक तो उसका होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया, उसके बाद हमने सपोर्टिंग सेंटेंसेस बताने हैं, यानी कि हमने उसको उसी टॉपिक को सपोर्ट करना है, वो हमने कर दिया। उसके बाद एंड पे हमने कंक्लूजन लिखनी है। ये इसका ऑर्डर है जिसको हमने ध्यान में रखना है। अब हम ये नहीं कर सकते कि हम कंक्लूजन पहले लिख दें और इंट्रोडक्शन बाद में लिख दें, तो हमने इस ऑर्डर का ध्यान रखना है। इसी तरह हमने सेंटेंसेस का ध्यान रखना है कि हम कौन सा सेंटेंस पहले बोल रहे हैं और कौन सा सेंटेंस बाद में बोल रहे हैं। ये सब चीज़ें करने से पहले, लिखने से पहले आपने अपने माइंड में एक स्केच बना लेना है, एक इमेज क्रिएट कर लेनी है, जो आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अच्छा, अब ये जितने भी लेसन्स हैं राइटिंग से थ्रू, वो एक दूसरे से रिलेट हैं, लिंक्ड हैं, जिनका आपको इतना ज़्यादा मतलब कुछ नए वर्ड्स जो आ रहे हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ, उनके कॉन्सेप्ट आपको दे रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। उसको देख रहे थे, अब हमने ऐसे राइटिंग को देखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है हमारी राइटिंग का, हम क्यों ये राइटिंग लिख रहे हैं, हम अगले को, अपने रीडर को क्या बात कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। तो हमें ऐसी राइटिंग करनी चाहिए ताकि अगले को, रीडर को हमारा पर्पस नज़र आए, हमारी इन्फॉर्मेशन नज़र आए, इस तरह की चीज़ें उसको नज़र आएँ ताकि हम अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बना सकें। अब कुछ लोगों ने अपनी राइटिंग ऐसे की होती है कि समझ में नहीं आ रहा होता उसका पर्पस क्या है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग, सबसे पहले तो गेटिंग आइडियाज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्लस्टरिंग एंड फ्री राइटिंग। तो वही बात कि पहले तो आपने आइडियाज़ को अपने माइंड में सेव कर लेना है, एक इमेज क्रिएट कर लेनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, फ्री राइटिंग, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड पे क्या करना है, मेकिंग ब्रीफ आउटलाइन, आपने एक छोटी सी आउटलाइन क्रिएट कर लेनी है। थर्ड पे आपने राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, फोर्थ पे आपने रिवाइजिंग करनी है, फाइव पे आपने प्रूफ रीडिंग करनी है। तो इन चीज़ों के थ्रू, इन प्रोसेस के थ्रू आप अपनी राइटिंग को अच्छा बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इस तरह से आपने कोई भी राइटिंग करनी है तो आपने अपने माइंड में ये सब चीज़ें रखनी हैं, उसी की हेल्प से आप अपनी राइटिंग को आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, आप अपनी राइटिंग को भी अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग कहते हैं कि आपने एक पेपर ले लिया, एक ब्लैंक शीट ले लिया, उसके ऊपर आपने अपना सब्जेक्ट यानी कि अपना टॉपिक लिख लिया, कि आपने अपना टॉपिक का नाम लिख लिया, कुछ ऐसी थोड़ी बहुत सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स लिख लिए हैं एक ब्लैंक शीट पे, तो वो क्लस्टरिंग होगी। जैसे यहाँ पे ना उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, आपने मिड में लिख लें पेपर के, या स्टार्ट में लिख लें, एंड में लिख लें, इस तरह से आपने ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये क्लस्टरिंग है। तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि रिवाइज़ करना है आपने इस चीज़ को, अगेन अपने माइंड में जो भी आपने सोचा है उसको रिवाइज़ करना है। एंड पे आपने प्रूफ रीडिंग करनी है कि आपने किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपने शो करना है, प्रेजेंट करना है आपने अपनी राइटिंग को। अब वो कह रहे हैं कि गुड राइटिंग जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी राइटिंग स्किल्स पे। ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर अच्छा लिखेंगे, हमारी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं राइटिंग में। हमें पता होना चाहिए कि हमने स्टार्ट कैसे करना है, मिड कैसे करना है, एंड कैसे करना है, उसका कंक्लूजन किस तरह से लिखनी है। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइटिंग में। स्किल की 3 स्किल्स हैं इसकी। एक है कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाइलिस्टिक। कम्युनिकेशन में तो ये है कि हमें अपने आइडियाज़ को एक अच्छा कम्युनिकेशन बनानी है उसकी। लाइक अगर मैं कोई राइटर हूँ और मैं फ्रेंड्स पे लिखना चाह रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो मैं क्या करूँगी, अपने आइडियाज़ को अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करूँगी। मुझे पता होगा कि मेरा ऑडियंस जो है, जो रीडर है, वो किस टाइप का है, उसकी उसके लिए कौन से एक्सप्रेशंस ठीक रहेंगे, कौन सी टोन उसके लिए ठीक रहेगी, कौन सा एटीट्यूड उसके लिए ठीक रहेगा। तो मैं उसके साथ कम्युनिकेशन किस तरह से अपनी अच्छी बना सकती हूँ, स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ, बेटर बना सकती हूँ। उसके बाद है स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मैं ये सारी चीज़ों को अपनी कम्युनिकेशन, जो भी मैं सोच रही हूँ, जो भी टोन मैं सोच रही हूँ, जो टाइप मैं सोच रही हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, रीडर के लिए, उसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, एक अरेंजमेंट बना दूँगी उसकी। और थर्ड पे स्टाइलिस्टिक्स, मैं उसका मीनिंग कैसे कन्वे कर रही हूँ, मैं उसकी राइट कौन सा तरीका है कि मैं अपनी बात को कन्वे कर रही हूँ, कौन सी इन्फॉर्मेशन किस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने ऐसे में क्या करना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन देना है एक, कि हम क्या बात करें, हमारा टॉपिक किससे रिलेटेड है। उसके बाद आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में ये है कि हमने उसी टॉपिक को, उसी इंट्रोडक्शन को हमने सपोर्ट करना है, उसी के बारे में डिस्कशन करनी है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। ये नहीं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी और के बारे में शुरू कर दी है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है, उसी के बारे में बात करनी है। थर्ड पे हमने कंक्लूजन, अपने सेंटेंसेस को ख़त्म करने के लिए एक फ़ाइनल स्टेज है, जिसमें हम बता रहे हैं कि हमारा फाइनली अब ये ऐसे जो है, हमारी राइटिंग जो है वो अब कंक्लूजन पे आ गई है, हमारी ख़त्म हो रही है, एंडिंग पे आ गई है। तो ये है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना राइटिंग में, वो एक तो स्पेलिंग है आपके। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो उसके स्पेलिंग ठीक है। उसके बाद कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट, आप टॉपिक क्या है आपका, आप किस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपकी पंक्चुएशन आपकी ठीक होनी चाहिए। तो ये सब ज़रूरी है राइटिंग में। अब है हमारे पास लेसन नंबर 34 से राइटिंग। इसमें हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन में देखना है कि इंट्रोडक्शन के क्या पर्पसेस होते हैं, मेन बॉडी के क्या होते हैं, कंक्लूजन में हम क्या करते हैं। तो हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ देखते हैं। इंट्रोडक्शन के चार पर्पस हैं। एक तो इंट्रोड्यूस करना टॉपिक को, हम कौन सी टॉपिक को क्या बात हो रही है, टॉपिक का मतलब क्या है। सबसे पहले तो टॉपिक का मतलब बताना है कि टॉपिक का मतलब क्या है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है। सेकंड पे हमने एक बैकग्राउंड देना है टॉपिक के बारे में, कि हाँ हमें पता है इस टॉपिक से रिलेटेड। थर्ड पे हमने एक ओवरऑल प्लान बताना है कि हम पूरे ऐसे में क्या डिस्कशन करने वाले हैं। और थर्ड पे हमने रीडर्स का इंटरेस्ट बताना है टॉपिक में। उसके बाद अब कंक्लूडिंग में समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको नहीं समझ लगती कि हमने कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आप क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में। एक तो आपने जो ऐसे बताया है, जो सपोर्टिंग आइडिया था आपका, जो आपका सपोर्टिंग सेंटेंसेस थे, जो आपका इंट्रोडक्शन था, आपने उसका समरी लिख लेनी है। एक मेन थीम बना लेना है, एक मेन आइडिया बना लेना है। कुछ 4-5 लाइन्स आपने ले लेनी है कि आपको जो इम्पोर्टेंट लग रही होगी चीज़, उसी ऐसे में, उसी राइटिंग में जो आपने राइट किया है अभी, इंट्रोडक्शन का, मेन बॉडी का, आपने कुछ ऐसी वर्ड्स ले लेना है, एक सेंटेंसेस ले लेने हैं, एक समरी बना लेनी है पॉइंट्स की। उसके बाद रीस्टेट, वही चीज़ को आपने दोबारा से लिख देना है अपनी कंक्लूजन में, और एक फ़ाइनल कमेंट कर देना है। में आप सजेशंस भी दे सकते हो, एडवाइस भी दे सकते हो रीडर को। कुछ ऐसा फ़ाइनल कमेंट कर देना है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो जिससे पता चलेगा कि ये अब एंड पे है, ये फ़ाइनल स्टेज है कोई ऐसे की। यहाँ पे मॉडल ऐसे दिया हुआ है, जिस तरह से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टार्ट कैसे करना है, मिड कैसे करना है, कंक्लूजन में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो ये कंक्लूजन की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। अब है लेसन नंबर 35, राइटिंग एंड आउटलाइन। ऐसे जो होता है वो पैराग्राफ से ज़्यादा टफ होता है। फर्स्ट लाइन में कि वो कह रहे हैं कि एन ऐसे इज़ लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन अ पैराग्राफ। ऐसे का पैराग्राफ से अगर हम उसका डिफरेंस करें, डिफ्रेंशिएट करें इन दोनों को, तो पैराग्राफ इज़ इजी बट ऐसे इज़ डिफ़िकल्ट। तो इसमें क्या करना है, आउटलाइन में बेसिकली आउटलाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेटेड आइडियाज़। आउटलाइन में हमने अगेन वही है कि हमने आउटलाइन बना लेनी है अपने माइंड में, जो आइडियाज़, जो टॉपिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता है, हमने उसकी एक आउटलाइन अपने माइंड में बना लेती हैं। आइडियाज़ बना लेने हैं, ऐसे थॉट्स बना लेने हैं जिसको हम अपनी राइटिंग में यूज़ करेंगे।
उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करनी है, ऑर्गेनाइज्ड करना है, एक मैनर अरेंजमेंट करनी है उस आइडियाज़ की कि फर्स्ट पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आपने क्या करना है। आप लिखने वाले हैं ट्रैफिक प्रॉब्लम्स अपनी सिटी की। तो आप क्या करेंगे, माइंड में सोचेंगे कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स क्यों होती है। एक तो ये इस वजह से कि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होती हैं रोड्स पे, और थर्ड पे नैरो रोड्स होती हैं, सेकंड पे नैरो रोड्स होती हैं, थर्ड पे ड्राइवर्स जो हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। अब जब हमने ये राइटिंग लिखना जब हमने लिखना शुरू करना है, तो हमने इस पॉइंट्स को, इन ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में रखना है। ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको माइंड में रखना है और हमने सोचना है कि हम और क्या डिटेल जानते हैं अपनी सिटी के बारे में, उस क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ट्रैफिक के। जब हम ट्रैफिक को देखते हैं, जब हम अपनी ट्रैफिक की और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं अपनी सिटी में। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है शेक्सपियर की। तो हमने क्या करना है कि पहले तो शेक्सपियर के बारे में एक माइंड में एक आउटलाइन बना लेनी है, एक माइंड में आइडिया क्रिएट कर लेना है, एक इमेज क्रिएट कर लेनी है कि उसके वर्क कौन कौन से थे। मैकबेथ, किंग लियर, जो भी इसके जितने भी वर्ड्स थे, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, जितने भी वर्क्स थे उसके बारे में आपने एक माइंड में आउटलाइन क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन वर्क्स के थ्रू आपने डिटेल लिखना शुरू कर देनी है कि उसने मैकबेथ में क्या क्या किया था, क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई थी। उसके बाद रोमियो जूलियट में उसने क्या किया था, कौन कौन सी चीज़ें थी जो उसने बताई थी। उसके बाद ट्रेजिडीज़ को, पोएम्स को, समरीज़ को, कॉमेडीज़ को, ये सब चीज़ों को उसकी डिटेल में आपने लिखना शुरू कर देना है। उसके बाद अब है लेसन नंबर 36, राइटिंग, सेलेक्टिंग एंड रिसर्चिंग एन ऐसे टॉपिक। तो इसमें क्या करना है, हमने सेलेक्ट करना है अपने टॉपिक को, रिसर्च करनी है उसके बारे में, एंड पे उसके नोट्स बनाने हैं। तो हम किसी भी चीज़ से कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम ऐसे टॉपिक ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होंगे जिस पे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइकोलॉजी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, इस लेसन के 3 पार्ट्स उन्होंने बना दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमने चूज़ करना है ऐसे टॉपिक को। सेकंड में हमने एनालाइज़ करना है टॉपिक को, टाइटल जो होगा ऐसे का उसको एनालाइज़ करना है। एंड थर्ड पे हमने नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या, ऐसे टॉपिक को हम कैसे कर सकते हैं कि अपने माइंड के थ्रू अपने आइडियाज़ को, कि कौन सा कंटेंट हमें, कौन से कंटेंट पे अपनी टॉपिक, ऐसे ऐसे टॉपिक को बनाना है, कौन से ऐसे पे हम टॉपिक लिख सकते हैं। रीडिंग के थ्रू, थिंकिंग के थ्रू हमने ये सब चीज़ें करनी है। अब ऐसे टॉपिक हम कैसे बना सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, हमें कैसे चूज़ करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए अपने ऐसे टॉपिक। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई कंटेंट अपना इंग्लिश का जगह जैसे हम ले रहे हैं, तो हमने इंग्लिश में ऐसा कौन से चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन का पता है। तो ऐसी चीज़ों को अपने माइंड में आइडियाज़ के थ्रू सोच लेना है। पहले आपने आइडिया लेना है कि हमें किस कंटेंट का कितनी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। फिर उसके बारे में रीड करना है, थिंक करना है, उसके बारे में थिंकिंग करनी है टॉपिक से रिलेटेड। तो हम अपने आइडिया को, उस टॉपिक को कंफर्म करके उसके बारे में एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद एंड पे हम उसके नोट्स बनाएंगे। नोट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं राइटिंग के लिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जब आपके पेपर्स होते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि सबसे पहले तो हमने किया कि आपने माइंड में सोच लिया कि हम कौन से टॉपिक से रिलेटेड कितना जानते हैं। उसके बाद हमने एनालाइज़ किया उस डाटा को, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, और ज़्यादा चीज़ों को रीड किया डिफरेंट बुक्स में से। तो एंड पे हमने नोट्स बना लिए ताकि हम अपने नोट्स को सेव कर सकें, उसको एंड तक लॉन्ग टर्म के लिए संभाल लिया और यूज़ करने के लिए रख लिया। अब है लेसन नंबर 37, वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट। हम अपने टेक्स्ट को कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख सकते हैं। पहले तो मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया था कि ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं कि लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपने अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने पैराग्राफ्स को अरेंज करना है। लेकिन अब उन्होंने बताया हुआ हम कैसे कर सकते हैं, कौन से वेज़ हैं जिससे हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो सबसे पहले तो है लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप होता है कि लाइन एंड प्रोसेस, मीन्स ये कि आपने लाइन बाय लाइन हर चीज़ को लेके चलना है, सीक्वेंस वाइज आपने हर चीज़ को लेके चलना है।
ऐसे को ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 इसके पैटर्न्स उन्होंने बताए हैं। एक लीनियर है, एक स्पेशल है, एक कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। लीनियर मैंने आपको बताया कि लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपने अपने ऐसे को लेके चलना है। उसके बाद लीनियर रिलेशन में यहाँ पे आप देखें अगर तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने यूज़ करना है, लाइक आपने लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप अपने ऑर्डर को यूज़ करना है। उसके बाद स्पेशल रिलेशन होता है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो आपने अरेंजमेंट कर ली सीक्वेंस वाइज, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो क्लासिफाई करना है कि मैं ये टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, इंट्रोडक्शन दे देना है यानी कि। फिर उसके बाद आपने डेफिनेशन बतानी है कि टॉपिक की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बताना है। तो ये कुछ सीक्वेंस हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में आप कैसे टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो ये कुछ वो वेज़ हैं जो उनके आपके साथ उन्होंने शेयर किए हैं। अब है हमारा आज का जो लास्ट लेसन है वो 38 है। उसमें क्या पिछले लेसन में हमने वेज देखे थे कि कौन कौन से होते हैं। इसमें भी अगेन वही चीज़ है, वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट, लीनियर, साइक्लिक प्रोसेस एंड कॉज एंड इफेक्ट। तो इसमें लीनियर प्रोसेस जो होता है ना वो ये होता है, इनपुट ABCD, आउटपुट। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीक्वेंस वाइज हर चीज़ को अरेंज किया हुआ है। आप ये नहीं कर सकते कि बी है तो आप बी के बाद ए को ले आएंगे या ए के बाद आप डी को ले आएंगे। आपने सीक्वेंस वाइज हर चीज़ को लिखना है और उसके बाद आपने कॉज एंड इफ़ेक्ट लिखने हैं, उसके क्या वजूहात हैं, उसके क्या असरात हैं उस टॉपिक के। आपने उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मटेरियल आपको पता है आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको लिखना है, ताकि आपकी राइटिंग जो है वो इफ़ेक्टिव बन सके, अच्छी लगे रीडर को, और जो ऑडियंस है जो उसको पढ़ रही है उसको मज़ा आए। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने आई थिंक 10 to 12 लेक्चर्स को मैंने कवर किया है। लेसन 27 से लेसन 38 तक अब मैंने आज आपके साथ डिस्कशन की है। आई होप आपको समझ आई होगी। जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती आप कमेंट सेशन में मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया। अल्लाह हाफ़िज़।